नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके डीएस रिसर्च सेंटर के वेबिनार सेशन में, जो कि हम हर समय पे आते हैं विभिन्न विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि डीएस रिसर्च सेंटर सीधे तौर पे प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से जुड़े इलाज को अपना के कैंसर रोगियों को आराम देने की तरफ 50 सालों से बहुत वर्क कर रहा है। आज हमारे भारत में करीब 6 ब्रांचेज हैं। मैं बनारस से विनय त्रिपाठी, ब्रांडिंग हेड। साथ में आज 2 डॉक्टर्स आयुर्वेदाचार्य जो मेरे साथ जुड़ी हैं, कैलकाटा से शिवांगी जी और गुवाहाटी से डॉक्टर दर्शना डेका जी। इसके साथ हमारे भारत में और भी ब्रांचेस है, हैदराबाद, मुंबई और बैंगलोर। और इन सभी जितने हमारे ये सेंटर्स हैं, इन सारे सेंटर्स के साथ हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे रोगी जो हमारे पास आते हैं और हमसे मदद लेते हैं, चाहे दवाइयों के रूप में या सलाह के रूप में या जो हमारे डाइटिशियन हैं उनसे डाइट के रूप में, या हमारा जो पूरा विभाग जो एडमिन विभाग है जिस तरह से उनकी मदद करता है रोगी जहां कहीं भी है वहां तक दवा को पहुंचाने में, कुरियर से, ईमेल के द्वारा, फोन पे बात करके। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और पिछले 50 सालों से ये संस्था रन कर रही है। हम लोगों ने कैंसर को न सिर्फ हराने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जबकि उसके बहुत छोटे छोटे और जो उपक्रम है उससे भी हम हमेशा लड़ते आए हैं, जागरूक करते आए हैं। जागरूकता के क्रम में ही ये एक वेबिनार सेशन हम लोग हमेशा रखते हैं, जिसमें हम अपने डॉक्टर्स या डाइटिशियन या अदर एक्सपर्ट्स के साथ बहुत सारे विषयों पे हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल कैंसर नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता के बारे में। तो एक चीज, बिफोर कि मेरे पास एक थीम है, एक टॉपिक है जिस पे मैं बात शुरू करूंगा। मैं हमेशा से हम लोग ये देखते हैं कि हम जब भी किसी बीमारी से जूझने के बारे में बात करते हैं या किसी भी तरह, चाहे कैंसर हो या कोरोना हो, तो मुख्य बीमारी के अलावा उसके एक साइड में बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी भी बात आती है। हमें उससे भी लड़ना होता है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे हम उन चीजों को अपने तक आने के पहले ही उसको रोक सके। जैसे कैंसर में एक बहुत कॉमन एक चीज है जिसमें हम बात करते हैं कि उसमें ट्यूमर हो जाता है या घाव बन जाते हैं। तो बेसिकली उसको भी किस तरह से ट्रीट करना है या उसको कैसे उसकी रोकथाम करनी है, क्योंकि सिर्फ ट्यूमर ही कैंसर नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को ये बहुत डिटेल में बताना पड़ता है। इसके लिए मैं अभी अभी बात करने के दौरान ही मैं सोच रहा हूँ कि इस भ्रम को भी दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ट्यूमर बेनाइन भी होते हैं, यानी नॉन मैलिग्नेंट जिनको ट्यूमर्स कहा जाता है, उनमें और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में बहुत फर्क है। और बहुत सारे डिजीज में ये कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है कि इस जटिलता में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के बारे में भी बात होगी। जैसे कि मेरे पास एक टॉपिक है कि जस्ट ट्रीटिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज इज नॉट द अल्टीमेट गोल, और ये बिल्कुल सही बात है। Treating the disease and prevention of further progressive is more important to aim at. Let's understand the concept of cancer. Cancer is taken as a disease in whole. A tumor itself is not the cancer, it is byproduct of the whole disease. Similarly, all other complications. अब जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ये थीम रखी, हमारी पूरी बातचीत का जो मुद्दा होगा आज वो यही होगा, अपने 2 एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी दास जी हैं, BAMS MD, PFSC MUHS, डीम्स आयुर्वेदा, डीएस रिसर्च सेंटर कोलकाता। मेरे पास इनका जो जो डिटेल आया है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम अचीविंग हर डिग्री इन आयुर्वेदिक, शी हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मेनी researches organized at department and university level. She even gave a presentation on evidence-based Ayurveda on Manohara Strot, the mind, in the 11th international conference. It was noteworthy contribution of her. After the experience of 3 years as a consultant, she joined DS Research Center and skillfully guiding cancer patients regarding the treatment. Welcome, Dr. Shibangi Dasi. Thank you so much. And we have another doctor, Dr. Darshana Deka, BAMS MD, Kaya Chikitsa. She has an experience of 19 years of practice in the field of Ayurveda, and winner of prestigious Jivika Award and gold medal in the field of Ayurvedic system of medicine.
and she attended various workshops on research methodology for researchers and on Ayurvedic management of disease. Have 6 publications published in various international journals, work as an research fellow as senior consultant in the Central Council of Research in Ayurveda Sciences, CCRAS, under the Ministry of Ayush, Health and Family Welfare, Government of India. Now she is associated with DSS Health Center. So आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दर्शना रेखा जी। तो जैसे नमस्कार। तो जैसे मैंने अभी टॉपिक के बारे में बात की कि जब भी कोई ऐसी डिजीज आती है तो बहुत सारे आम जनता, मैं आम जन का इसलिए कहूंगा कि डिजीज से सबसे ज्यादा सरोकार जो है वो एक आम जनता है। डॉक्टर या रिसर्चर या एक इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है वो बहुत कुछ समझता है, लेकिन उसके समझने में और उसकी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम तब दूर होता है जब आपके साथ मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। हो सकता है कि मेरा इंटरनेट अभी अगर बंद हो जाए, अगर लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से, तो आप संवाद जारी रखिएगा, मैं फिर आपको ज्वाइन करूंगा, और जब तक मेरी आवाज आ रही है मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम इस तरह की कोई चीज जब बात करते हैं तो आमतौर पे जो रिलेशन होता है डॉक्टर और डायटीशियन या डॉक्टर या पेशेंट के बीच में, पेशेंट की बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो वो जब बीमार होता है तभी वो डॉक्टर से संवाद करता है। इन जनरल हम ऐसा कभी नहीं देखते हैं कि कोई पेशेंट हो और वो रेगुलर विषयों को लेकर डॉक्टर से चर्चा करे। यूजुअली नहीं होता। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ना तो हमें उसकी जरूरत होती है और ना हम ऐसा करते हैं, यूजुअली हम नहीं करते हैं। डॉक्टर की जरूरत या उससे बात करने की जो जरूरत होती है वो तभी ज्यादातर आती है जब हम बहुत सारी जटिलताओं में फंसते हैं, और आज का टॉपिक भी यही है। और अक्सर बीमारी के जो अलग अलग स्वरूप है वो सीधे बीमारी ना होके कई बार सांकेतिक रूप में होते हैं, छोटे होते हैं, या जैसे मैंने कई बार देखा है कि बिनाइन बिनाइन यानी जो नॉन मैलिग्नेंट जो कैंसर है उससे भी जो जुड़े हुए केसेस हैं वो घबरा जाते हैं। तो उन लोगों को भी बहुत सही गाइडेंस देने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आज शिवांगी जी से शुरू करता हूँ। मेरे पास 2 प्रश्न हैं जो मेरे मन में है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हाउ पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर इज एक्सप्लेन, और साथ ही साथ हाउ कैंसर इज ट्रीटेड इन कन्वेंशनल एंड आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी। शिवांगी जी। थैंक यू विनय जी। जिस तरह से आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, ये बात सही है कि एक डॉक्टर जिस भाषा में समझते हैं, साधारण लोगों के लिए वो भाषा समझना मुश्किल होता है, और आयुर्वेद के क्षेत्र में थोड़ा सा और मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कई बातें होती हैं जो पेशेंट या परिवार को समझ में नहीं आती है। पहला तो है कि जब भी कोई पेशेंट हमें अप्रोच करे कि कैंसर को आप किस तरह से समझते हैं और किस तरह से इसकी चिकित्सा होती है, तो कैंसर को हमें उसी तरह से समझना है जिस तरह से बाकी बीमारियां हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि वी हैव टू बैटल कैंसर, नॉट द कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो ट्यूमर हुआ या ब्लीडिंग है या पेन है या और भी जो समस्या है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसकी जड़ क्या है? कैंसर रोग खुद। तो कैंसर इज अ डिजीज इन होल। तो इसको समझने के लिए हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि ये जो रोग है ये ओवरनाइट हमारे शरीर में नहीं बना है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में इसका निर्माण शुरू होता है और धीरे धीरे ये शरीर को कब्जे में लेता है। अब निर्माण जो शुरू होता है उसी प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस या फिर संप्राप्ति के हिसाब से सोचते हैं। तो पहला तो है कि कैसे, पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉजेटिव एजेंट, दैट इज निदान। जिस कारण से शरीर में ये रोग बने उसका इंट्रोडक्शन हमारी बॉडी में, और ये जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद जो शरीर के साथ उस कॉजेटिव एजेंट का संपर्क है ये बना रहा, दैट इज क्रोनिक या फिर कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ कॉजेटिव एजेंट इन माई बॉडी या फिर इन द बॉडी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं ये हमारी अग्नि, मतलब हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को सबसे पहले
इफेक्ट करते हैं, और इफेक्ट हमेशा एडवर्स फॉर्म में, मतलब उसको कमजोर करते हैं, हमारी अग्नि को कमजोर करते हैं। हमारी अग्नि जब भी कमजोर हो जाएगी तो चय अपचय जो प्रक्रिया है या फिर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी का, वो कमजोर पड़ जाता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज डाइजेशन ऑफ बॉडी। जो स्थूल अग्नि है, जो हमारी जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन करने का जो सिस्टम है, वो इफेक्ट होता है। तो इसलिए शुरू शुरू में हमारे लक्षण क्या आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की इच्छा कम होना, तो ये लक्षण है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो अग्नि कमजोर पड़ गई है, हमने जो भी खाया वो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारे शरीर के अवयव, मतलब जिनको हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं धातु, जिनसे हमारा शरीर चल रहा है, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वो कमजोर पड़ने लगती है। इन धातुओं में जब कमजोरी आनी शुरू होती है तो उनकी सारता में कमी आनी शुरू होती है, मतलब उनका जो एक ऑप्टिमम फंक्शन, ऑप्टिमम क्वालिटी, क्वांटिटी होना चाहिए, वो धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू होता है। मतलब धात्वाग्नि हमारी कमजोर हो गई, दैट इज माइक्रो अप्रिसिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो कमजोर पड़ गया, मतलब हमारा सेल्यूलर न्यूट्रिशन इफेक्ट होना शुरू हुआ। तो जब भी सेल्यूलर न्यूट्रिशन इफेक्ट होगा तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर की कई और प्रक्रियाओं को शुरू करता है, जिसमें स्टेप होता है कि किसी और कोई और पॉजिटिव एजेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बनता है, या फिर हम साधारण भाषा में कहते हैं, जब भी आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कि जब भी अग्नि कमजोर हुई, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हुआ, तो हमारे शरीर में आम बनता है, या फिर साधारण भाषा में समझाएं तो एक तरह का टॉक्सिन बनता है। और यही टॉक्सिन आगे चल के हमारे शरीर के न्यूट्रिटिव चैनल्स, मतलब जो पोषण करने के रास्ते होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनको ब्लॉक करता है। इधर धात्वा अग्नि कमजोर हुई, क्योंकि अग्नि कमजोर हुई, वहां पे चैनल्स ब्लॉक हो गए, तो उसकी वजह से भी जो न्यूट्रिशन हमारे टिश्यूज तक जाना चाहिए वो ब्लॉक हो गया। तो जब भी ये न्यूट्रिशन ब्लॉक हो जाता है तो हमारे शरीर में जिस तरह से नॉर्मल सेल्स बनने चाहिए उनमें कमी आती है, क्योंकि धातुओं में कमजोरी आ गई। तो इस समय हमारी बॉडी को क्या फेस करना पड़ रहा है, नॉर्मल सेल डैमेज फेस करना पड़ रहा है। इस समय हमें क्या नजर आता है, वेट लॉस नजर आता है। तो यही धीरे 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 शरीर में जब नॉर्मल सेल्स में कमजोरी आ गई, अब नॉर्मल सेल्स का निर्माण शुरू हो गया है, तो यही अबनॉर्मल सेल्स अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए ट्यूमर फॉर्मेशन दिखाते हैं, मतलब जो रोग बना है उसके लक्षण आए, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया शुरू। यही कारण है कि जब हम दोष के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 3 दोषों में हमारी पित्त, हमारे जो शरीर में पित्त दोष है वो डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से पाक डिस्टर्ब होता है, मतलब डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट स्टेप हुआ वात डिस्टर्ब होता है, वात में इम्बैलेंस आता है, तो ये मेटास्टेसिस में मदद करता है। कफ दोष जब भी कमजोर हो या फिर डिस्टर्ब हो तो अच्छे धातुओं पे असर पड़ता है, धातुओं में कमजोरी आती है, तो उस समय जो धातु या फिर जो टिश्यूज हमारे लिए सही नहीं है, मतलब अब नॉर्मल सेल्स है, उनमें बढ़ोतरी नजर आती है, ट्यूमर फॉर्मेशन नजर आती है। तो ये है पैथोजेनेसिस जो हम सोचते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो एक आम इंसान को सोचना चाहिए। और इस हिसाब से हमें लड़ना है डिजीज से कि हमें ये जो सारा प्रोसेस है इसको पूरा सही करना पड़ेगा, मतलब ठीक करना पड़ेगा। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट जो आया है उसको रीअरेंज या रीअलाइन करना पड़ेगा, जिससे हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर पाए और डिजीज को पूरी तरह से ट्रीट कर पाए। ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। यही कारण है कि हमारे आयुर्वेद में एक और शब्द का उल्लेख है, दैट इज ख वैगुण्य। एक जगह पे ट्यूमर बनता है क्योंकि उस अवयव में समस्या है, मतलब ख वैगुण्य उस अवयव में है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग्स में कैंसर आता है, ख वैगुण्य क्योंकि हमको लंग्स में, फुफ्फुस में नजर आता है। तो इन्हीं सारी चीजों को आधार बना के ही चिकित्सा की जाती है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने से हम डिजीज पे काबू नहीं कर पाते।
नहीं कर सकते। इस सारे प्रोसेस को रीअलाइन करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे, साथ में जो डिजीज को कंप्लीटली बॉडी से इरेडिकेट करने की आवश्यकता है वो हम अचीव कर पाएंगे। जो प्रेजेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और भी थेरेपीज है, तो ये थेरेपीज का एक बाद में इफेक्ट बॉडी पे नजर आता है, दैट इज डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन, मतलब हमारे शरीर का ओज कमजोर हो जाता है, जो शरीर में इम्बैलेंस आया है, वैमनस्य आया है, वो और बढ़ जाता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं बट डिजीज परसिस्ट करता है। तो दोनों ही ट्रीटमेंट का यही टारगेट होना चाहिए या एम होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ डिजीज एंड रिडक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। डिजीज अगर कमजोर हो गया, डिजीज अगर काबू में आ गया, तो जो कॉम्प्लिकेशंस को हमने बॉडी से हटाए हैं वो वापस नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट आयुर्वेदिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट टारगेट्स। चलिए, बहुत 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 डिटेल में बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं। अभी मैं इस पे वापस उन प्रश्नों के अंदर कुछ प्रश्न छुपे हैं जो मेरे मन में मैंने नोट किया। मैं सुदर्शना जी के पास आता हूँ और इनसे पूछने के लिए भी मेरे पास दो प्रश्न हैं जो मैं दोनों एक साथ ही मर्ज करूंगा। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि कैंसर बैटल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, और कैसे एक पर्सन की लाइफ डायग्नोसिस के बाद चेंज होती है। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ डॉक्टर उसमें क्या है, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं। दूसरा, व्हाट आर द वेज और द स्टेप्स टू बी टेकन सो दैट वी बिकम अ सर्वाइवर बट नॉट द विक्टिम ऑफ कैंसर। ये दो प्रश्नों के जवाब मैं एक साथ आपसे चाहता हूँ जी। First of all, thank you, Vinay ji, for this nice question. Actually, it is the most common question that we have ever come through in our day-to-day clinical practice of cancer treatment. I think Dr. Shivangi ji will also agree with me over this, because patients approach us in different phases of their cancer journey. Some patients approach us immediately after diagnosis. Some come to take the second opinion. Some patients come after their second or third recurrence. And even some patients approach us being discarded by other system of medication as the last ray of hope. So, in such conditions, we, the medical team of DS Research Center, feel ourselves more responsible for such patients who approach us as the last ray of hope and willing to help them in any phase of their cancer journey. कैंसर बैटल और कैंसर वार, ये वर्ड वार और बैटल क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि दूसरी बीमारी के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरा जो बीमारी होता है तो उनको हम लोग सिम्टम्स फेस करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डॉक्टर अप्रोच करते हैं, मेडिकेशन लेते हैं और टाइम से रिकवरी भी हो जाता है। लेकिन कैंसर जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजीजेस इन द वर्ल्ड। तो इस बीमारी के दौरान पेशेंट्स नीड टू फाइट टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ आउटकम्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। डिजीज से रोग मुक्ति के लिए, फर्दर रिकरेंस को रोकने के लिए, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए, या फिर बेस्ट ट्रीटमेंट रिजल्ट्स को अटेन करने के लिए पेशेंट्स को फाइट करना होता है। जब हमारे यहाँ क्लिनिक में आते हैं तो हम पेशेंट में क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं आफ्टर कैंसर डायग्नोसिस। फर्स्ट जो मैंने नोट किया है वो है एक अननोन फियर, एक अनिश्चितता जो पेशेंट उस दौर से गुजरते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है लाइफ से, सडनली उसको समझ में ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि परिवार के अन्य सदस्यों के और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो अब नहीं जा पाएंगे। हम लोग को कंसर्न नजर में आता है। जो कैंसर मिथ है, स्टिग्मा है, जो कैंसर चैलेंजेस है, वो भी हमको एज ए कैंसर फेयर पेशेंट के फेस में या उनकी बातों में नजर आती है। जैसे उन लोगों को लगता है कि एक सेंस ऑफ अवॉइडेंस या नेग्लिजेंस, परिवार से अवहेला अब होंगे, इस तरह से उनको लगता है। क्योंकि अभी भी कैंसर का जो इमेज है हमारी सोसाइटी में पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर इमेज नहीं है। तो लगता है कि या फिर कुछ गिल्ट या कुछ अपराध बोध से वो लोग गुजरते हैं।
ऐसा माना जाता है अभी भी कहीं कहीं जगह में कि कैंसर एक पूर्व जन्म का कर्म फल है। एक सेंस ऑफ गिल्ट वो लोग सफर करते हैं। फिर उन लोगों को नेक्स्ट जो हम देखते हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड जो कंसर्न है, फियर है, ट्रीटमेंट हैजर्ड रिलेटेड, जैसे ट्रीटमेंट को बोला जाता है कि कैंसर ट्रीटमेंट इज मोर वर्स एंड बहुत ज्यादा बुरा है, बीमारी से भी ज्यादा बुरा है कैंसर ट्रीटमेंट। तो सोसाइटी में ऐसा माना जाता है, तो पेशेंट को भी लगता है कि अब क्या होगा, ट्रीटमेंट ले के ना ले तो कौन सी तरह क्या क्या ट्रीटमेंट ले जो मेरी बॉडी के लिए ठीक होगा, तो फेस होता है, फील होता है। जैसे हो गया हेयर लॉस केमोथेरेपी के बाद पेन हो जाना, या फिर जैसे डॉक्टर शिवांगी जी ने भी बताया बहुत सी कन्वेंशनल सिस्टम के साइड इफेक्ट्स जैसे होते हैं, उस सब का कंसर्न। तो सडनली एक बहुत ज्यादा जैसे आसमान टूट पड़ा हो, इस तरह से फेस होता है। डिसेबिलिटी या डिपेंडेंसी, फैमिली के ऊपर बोझ बन जाना, एक लिमिटेड एक्टिविटी या कार्य में तो सीमितता आएंगी ही, क्योंकि इतना बड़ा बीमारी है, कार्य में सीमितता आएंगी। लेकिन उससे जूझा कैसे जाए, कैसे फाइट किया जाए। या जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर पेशेंट में हम लोग देखते हैं वन साइडेड पैरालिसिस हो गया तो फैमिली के ऊपर और बोझ बन गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अभी मैं अपना काम भी खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो फर्दर डिटोरिएट होते हैं, फर्दर अपने सिम्टम्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, फर्दर ट्रीटमेंट भी डिले होता है और डिजीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती शुरू हो जाती है। फिर जो फीमेल पेशेंट में बहुत से बार मैंने नोटिस किया है वो है जैसे लुक्स को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, हेयर लॉस हो जाना, जो कि डॉक्टर शिवांगी जी ने अभी बताया, तो वो एक डिसफिगरमेंट वो लोग मानते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद जो डिसफिगरमेंट या लुक्स में खराबी हो जाने का जो उनका डर है, जो नेजोट्रेकियल नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हो गया, कोई भी इस तरह से असिस्टेड पार्टस ले लिया, तो उनको लगता है कि अभी वो लोग मतलब नहीं झेल पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है उन लोगों को। फाइनेंशियल बर्डन तो है ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक है ही बहुत एक्सपेंसिव बीमारी, डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, हेल्थ, ये सभी बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीड्यूर लगता है। और हालांकि में है इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट वो फियर रहता है, जैसे बांझपन, क्योंकि महिला तो सर्वाइकल कैंसर होता है, ओवरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, तो उसमें क्या होता है उन लोगों को डर ये लगता है कि फर्दर जाके उन लोगों का रिप्रोडक्टिव पावर खत्म हो जा रहा है। तो छोटी छोटी इश्यूज जब अनरिजॉल्व रह जाती है तो फाइनली पेशेंट का ऐसे एक मेंटल कंडीशन हो जाता है कि एक्सट्रीम ऑफ मेंटल कंडीशन, या तो बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं, इग्नोरेंस जैसे हो जाते हैं, किसी भी चीज में अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, या तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी वो लोग लेते हैं मौत को लेके, अर्ली डेथ फ्रॉम कैंसर। ये सब मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर पेशेंट में नजर आती है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पेशेंट को हम लोग ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस हम लोग नोटिस करते हैं। तो और अभी हम लोग हमारे प्रैक्टिस में जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को समझाए कि ऐसा नहीं है, मेडिकोस हेल्प करेंगे, जरूर, क्यों नहीं करेंगे। अगर पेशेंट अप्रोच किया है तो हम हेल्प करने के लिए बिल्कुल। और डीएस रिसर्च सेंटर तो इसीलिए है क्योंकि किसी भी फेज में अगर पेशेंट हमको अप्रोच करता है तो हम जरूर हेल्प करेंगे। हाँ, उसमें कभी हम लोग ये नहीं करेंगे कि अभी कुछ नहीं हो सकता, ये हम लोग कभी नहीं बोलते। तो अभी मैंने जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ बताया डिजीज रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड, तो कॉम्प्लेक्स डिजीज ये कैंसर क्यों है, ये एग्रेसिवनेस जो उसका इतना ज्यादा बैडनेस ऑफ सडन ग्रोथ और सडन मेटास्टेसिस, ड्रग रेजिस्टेंस, ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी को भी ये हैम्पर करता है। इसमें से कई सारी चीजें हैं जो कैंसर को कॉम्प्लेक्स बनाती है। डायग्नोसिस में डिले होना जरूर होता ही है क्योंकि उसका ना कि कॉज डेफिनेट है, ना कि सिम्टम डेफिनेट है। तो एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट हमको अप्रोच करता है एडवांस स्टेज में। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। अभी जैसे बैटल या वार हम लोग बोलते हैं तो उसको जीता कैसे, हम लोग कैसे विक्ट्री उसके ऊपर लाए। तो कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध पर जीतना हो तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी जो
चीजें है, जो ऑब्स्टेकल्स है, हिंड्रेंसेस है, वो हमको ओवरकम करनी होती है। तो कैंसर में भी ऐसा मतलब उसके अलावा नहीं है कि उसमें भी ऐसा ही है कि हमको ये सब छोटी छोटी चीजें माइंड में या ध्यान में रखना है। पहले तो विनय जी आपने मुझे ये भी पूछा है कि हम लोग कैसे ये स्टेप्स या ये लेंगे। लोग मैं ये बताना चाहूंगी अपने खुद से इससे प्रैक्टिस के दौरान, या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले, क्योंकि कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, तो उसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस अगर एनकरेज, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू कैंसर, सक्सेसफुल कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल उसी में आएगा अगर अर्ली डायग्नोसिस हो। तो हम लोग मेडिको क्या कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम या एजुकेशन प्रोग्राम हम लोग रख सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो, या दूसरे पब्लिक की। नहीं तो हम लोग जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कॉमन कैंसर का, जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जैसे हो गया ओरल कैंसर, हो गया ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं। सेल्फ नॉलेज तो जरूरी है ही, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉलेज सबसे ज्यादा किसी को नहीं है, किसी को नहीं होता। एबनॉर्मलिटी आता है तो हमको खुद से ये पहले जानना है। तो वो कैसे होगा, एजुकेशन से। एजुकेशन अवेयर होना जरूरी है कि बॉडी में कौन सा चीज नॉर्मल है या कौन सा एबनॉर्मल है। तो हेल्थ मैगजीन का हेल्प ले सकते हैं, कुछ हद तक इंटरनेट का, या तो फैमिली फिजिशियन तो है ही, कोई भी वर्कशॉप या एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर कोई ले लिया, अगर फीमेल्स मंथली एक बार कर ले, तो कोई भी लंप आ गया या डिस्चार्ज होने पर रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीजें वो लोग डायग्नोस अपने आप से कर सकते हैं। तो इमीडिएट डायग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट भी सक्सेस। तो इस तरह से हम लोग पहले अर्ली डायग्नोसिस को एनकरेज करेंगे। फिर जैसे वर्ल्ड कैंसर डे का इस ईयर का जो थीम था, मतलब डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन अच्छा करना है। रिलेशन बहुत मायने रखता है कौन कौन सी चीजें में, जैसे स्टिग्मा, कैंसर मिथ मैंने अभी बताया, तो वो सब ओवरकम करने के लिए हमको डॉक्टर या मेडिकल टीम के साथ एक क्लोज कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। हम लोग सकते हैं, उन लोगों को समझा सकते हैं, तो वो लोग एक सब फियर, अननेसेसरी फियर में बोलूंगी, वो ओवरकम कर सकते हैं। फिर जैसे साइड इफेक्ट्स, डॉक्टर शिवांगी जी ने भी बोला कि साइड इफेक्ट बहुत है कैंसर के लिए। तो साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं होता है, मैनेज हो सकता है। हम लोग अगर पहले से ही प्लानिंग करें, कंडीशन इवैल्यूएट करें, कौन कौन सा साइड इफेक्ट्स आने वाला है, ये अगर हम लोग इवैल्यूएट करके रखें, तो जब प्रैक्टिकली वो आएंगे तो पेशेंट इतना नर्वस नहीं होंगे, या तुरंत ही उसको मैनेज किया जा सकता है। पर्सनलाइज अप्रोच भी जरूरी है, क्योंकि नो टू कैंसर आर सिमिलर एंड नो टू पेशेंट्स आर द सेम। हर एक कैंसर अलग अलग होता है, हर एक कैंसर का प्रेजेंटेशन अलग अलग शरीर में अलग है। आयुर्वेद में भी रोगा बला रोगी बला इसलिए बोला है। तो कैंसर में के लिए इंडिविजुअलाइज अप्रोच भी बहुत जरूरी है। टाइमली मैनेजमेंट तो जरूरी है ही, और कंटिन्यूएशन एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिम्टम्स खत्म हो गया तो हम लोग ट्रीटमेंट बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग तो कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स भी 5 या 7 दिन का कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं 3 दिन में बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कैंसर में भी लागू होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग माइंड करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो कैंसर मिटा जा सकता है। मेंटली भी फाइट करना है हम लोग को, योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का हेल्प तो ले ही सकते हैं मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बहुत चीजें। फिर रिस्क फैक्टर एक बात है, क्योंकि मैंने बताया कि कॉस्ट इंडेफिनिट है, तो रिस्क फैक्टर तो अवॉइड कर ही सकते हैं। रिस्क फैक्टर स्ट्रेस फैक्टर हो गया, ओवरवेट हो गया, अनहेल्दी डाइट या लाइफस्टाइल हो गया, हो गया, ये सब चीजें अगर हम लोग अवॉइड करेंगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके। आयुर्वेद में पदार्थ कल्पना मेंशन किया गया है, जिससे हम लोग ये सब टोबैको, अल्कोहल, ये सब अननेसेसरी बॉडी के लिए हार्मफुल चीजें हम लोग धीरे धीरे करके अमाउंट में कमियां ला सकते हैं। फाइनली मैं वही बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक जो हम लोग डील करते हैं न्यूट्रियल एनर्जी ट्रीटमेंट, तो ये जो है डॉक्टर शिवांगी जी ने ऑलरेडी पैथोजेनेसिस बोला है, एक्सट्रीम डेविएशन फ्रॉम नॉर्मलसी इज द कैंसर। तो आयुर्वेद को हेल्प करती है वो डेविएशन फ्रॉम एबनॉर्मलसी टुवर्ड्स नॉर्मलसी लाने के लिए। थैंक यू विनय जी।
बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में हमेशा चलती रहती हैं। आपने एक बार में वो सारी चीज़ें जो बताई हैं, जैसे अनिश्चितता के बारे में कि लोग इस डिज़ीज़ के होने के बाद बहुत ही अनिश्चितता से भर जाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, होगा क्या? और जो आपने कहा ना कि परिवार से अलग-थलग पड़ जाना, सोसाइटी से अलग पड़ने का एक फ़ियर है। लुक्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर में उनकी वो ब्यूटी चली जाती है, हेयर लॉस होता है। अगर ओरल कैविटी का कैंसर है तो ऑपरेशन की वजह से वो चेहरे का शेप एंड साइज़ बिगड़ता है। ऐसे बहुत सारे एम्पुटेशन कई सारे केसेज़ में होते हैं, जब उनको अपने शरीर का कोई एक हिस्सा खोना पड़ता है। इनर का तो ख़ैर पता नहीं चलता, आउटर का। और एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी और ज़िक्र की कि अर्ली जो डिटेक्शन है, बहुत सारे जैसे हम लोगों का भी सामना होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि देखिए नुकसान कम और ज़्यादा का है। अगर किसी ऑर्गन में 10% नुकसान है, 90% ओके है, उस समय और 90% डैमेज है, 10% ही गुंजाइश है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अर्ली डिटेक्शन का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और हम लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश करते हैं बहुत बार कि आप जल्दी डिटेक्शन, यानी अगर मान लीजिए आपके पेट में दर्द अगर 2, 4, 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो आप घर पे इसका इलाज ना लें, एक्सपर्ट ना बने, आप तुरंत जाएँ डॉक्टर के पास। अगर वो डॉक्टर ज़रूरी समझेगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा या ज़रूरी टेस्ट, और तुरंत की तुरंत बात समझ में आ जाती है कि अगर वहाँ पे कुछ डिसफंक्शनल है या कोई एब्नॉर्मेलिटी पनप रही है, तो उसको तुरंत हम काबू में कर सकते हैं। और एक चीज़, 2 चीज़ें और आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट कही, मैंने उसको नोट किया कि किसी भी पेशेंट को सबसे पहले खुद के बारे में पता चलता है। अगर आज मेरे सर में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है, तो इट इज़ ओनली मी हू नोज़ इट कि हाँ, ये हो रहा है, ना कि कोई और। कोई और एक चेहरे की भाव-भंगिमा देख के भले वो एक गेस कर सकता है कि देयर इज़ सम एब्नॉर्मैलिटी, बट वो सबसे पहले हमें पता चलता है। और यूजुअली लोग इसको अवॉइड करते हैं और तभी ये सिस्टम या चीज़ों में खराबी आती है, और जो कि बाद में बहुत सारी बीमारियों में आगे बढ़ती है। और डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पर्सनली देखा है कि अगर वो ट्रस्ट फैक्टर है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर भी उस पेशेंट को बहुत अच्छे से केयर कर रहा है, और दोनों में एक अच्छी ट्यूनिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में बदलती हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरती से मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर में बहुत सारी चीज़ों को समेटा है, उसके लिए थैंक यू आपका। और एक जो मेरी लास्ट एक और क्वेश्चन जो है मेरा अभी शिवांगी जी से है कि हाउ टू डील विथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिलेटेड टू द डिजीज। हालांकि हम लोगों ने इस पे काफी अभी चर्चा की है, बट आपसे आपका व्यू जानना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज का सेशन ही है कि कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन से लेवल का है ये सोचना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले नजर आता है वो है ट्यूमर होना, सेकंड है सिवियर पेन होना, देन देयर इज ब्लीडिंग, देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे ट्यूमर के लिए अगर ट्यूमर साइज बड़ा है तो उस ट्यूमर को रिमूवल कराना उचित रहता है, क्योंकि वो दैट इज रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द बॉडी, या फिर डिजीज बर्डन को रिड्यूस करना बॉडी से। उसके लिए जो भी मेथड इस्तेमाल करना है हम लोग उसी मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि हमने ट्यूमर रिमूव कर दिया तो डिजीज ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज जस्ट रिमूवल ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, बट वी हैव टू वर्क ऑन डिजीज। तो डिजीज के बारे में अभी भी हम लोगों को जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है ये फॉलो करते रहना पड़ेगा ही। दूसरा है, अगर ब्लीडिंग सिवियर है तो उसके लिए जो भी मेथड इस्तेमाल करना है, क्योंकि ट्यूमर्स काफी फ्रेजाइल होते हैं, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफी फ्रेजाइल होते हैं, तो वहां से ब्लीडिंग होना दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए जो भी मेडिकेशंस की आवश्यकता है, आयुर्वेदिक है, जो भी है आप इस्तेमाल करें, धीरे धीरे ब्लीडिंग में कमी आएगी। ऑस्टियोपोरोसिस जो पेशेंट्स में नजर आता है, या फिर जिन पेशेंट्स में बोन मेटास्टेसिस है, तो उन पेशेंट्स को जो सपोर्टिव मेडिकेशंस की आवश्यकता है वो शुरू करना, साथ में खान पान का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन यहाँ पे मदद नहीं करती है, खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे किसी ऑर्गन के फंक्शन का इफेक्ट होना। अगर डिजीज फैल गया है प्राइमरी साइड से किसी मेजर ऑर्गन में फैल गया है, जैसे लंग्स में फैला या फिर लिवर में फैला, तो फंक्शन अगर नॉर्मल रहे
तो रिकवरी फास्ट हम पेशेंट्स में करा सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को कमजोर करना, मतलब कॉम्प्लिकेशंस को होल्ड पे रखना, ये जरूरी है फ्रॉम द एंड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी मदद करती हैं। अगर डिजीज फैल के लिवर में गया है, लिवर का फंक्शन ठीक है, इसका मतलब रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट अच्छा है, और उस समय रिकवरी के चांसेस हम ज्यादा बेहतर देखते हैं। कारण है वो ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका फंक्शन ही मतलब हमें मतलब मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। दिस अप्लाइज टू अदर मेजर ऑर्गन्स जैसे ब्रेन हुआ या लंग्स हुआ। अगर फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन इज कैन बी मेंटेन्ड एंड इज मेंटेन्ड, तो फिर डिजीज कंट्रोल में लाना इजी होता है। पेशेंट की लाइफ क्वालिटी को अच्छा रखा जा सकता है। लाइफ क्वालिटी अच्छी रहे तो ये जो मेटाबॉलिक डेविएशन आया है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हम लोगों को दिखाई देता है। तो इस तरह से सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस पे ना ध्यान देके कॉम्प्लिकेशंस एंड डिजीज दोनों पे ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल। दो तीन चीजें जो आज हम लोगों ने बहुत सारे अलग टॉपिक, जो सबसे जरूरी चीज है कि ट्यूमर रिमूवल का जो है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों ने देखा है कि जब वहाँ ट्यूमर रिमूव हो गया एंड दे थॉट कि मूल समस्या चली गई, जबकि हम उनको समझाते हैं कि जिस वजह से ट्यूमर बना है वो वजह कुछ और है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कई बार ट्यूमर रीग्रोथ हो जाता है और पेशेंट परेशान होते हैं, तो हम बार बार ये उनको समझाते हैं या हमें समझाना होता है कि नहीं, आप उस पर बहुत फोकस ना करिए। और आपने कहा कि वो ट्यूमर चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो सर्जरी हो या उसको कीमो दिया जाए या रेडिएशन के दिया जाए, वो रिमूवल जरूरी भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो अनवांटेड कोई ग्रोथ है जो कि बॉडी के अंदर अगर वो पड़ी हुई है तो दिस इज नॉट गुड। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हम लोगों ने, अभी आपने भी बोला कि जो बहुत सारे पेशेंट ट्यूमर या पेन या बाकी चीजों से तो जूझ रहे हैं, उनका एक मेंटेनेंस थेरापी हम लोग यूजुअली कहते हैं कि आप उनको लेते रहिए। और साथ में खान पान जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जब जिस समय डिजीज से शरीर जूझ रहा होता है, बॉडी सफर कर रही होती है, तो सिर्फ दवा सिर्फ दवा सिर्फ दवा से काम नहीं बनता है। बॉडी को उस समय के जो जो नॉर्मल सेल है, उनको ऊर्जा देना या उनको शक्ति देना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा खान पान सही रखने से ही हो पाता है। और ऐसे में हमारे जो भी डाइटिशियन है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद में वैसे भी होलसम दवा और खान पान का एक बैलेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर हम हर्ब्स या ज्यादातर आयुर्वेद में हमने देखते हैं कि हम लोग खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब तो हल्दी का या अजवाइन का या मेथी, जो छोटी छोटी तुलसी पत्तों का बहुत बड़ा रोल है। और जिन लोगों ने भी ये अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया है, वो बहुत सारी परेशानियों से दूर रहे, और ये इसके पूरे हम लोगों के पास प्रमाण है। सो बहुत अच्छी बातचीत रही। काफी विषयों पे हम लोगों ने बात की कि सिर्फ डिजीज नहीं, सिर्फ उसकी जटिलताएं नहीं, जबकि दोनों का एक साथ समावेश करके उस पे बात करना, उस पे रिसर्च करना, उस पे सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, सही समय पे डॉक्टर के पास जाना। और हाँ, डीएस रिसर्च सेंटर हमेशा की तरह जिस भी स्थिति में रोगी आए हैं या आते रहे हैं, उनकी पूर्ण रूप से मदद करता आया है, और हम उसमें बहुत अच्छी हमें सफलता मिलती आई है। ये पिछले कई वेबिनार में हम लोगों ने अपने कुछ रोगियों से भी बात करा के ये साबित किया है। और मुझे ऐसे कई सारे फीडबैक आए हैं, जब रोगी ने सामने से आके मुझे पर्सनली फोन पे बताया कि वो लोग इस वेबिनार को देखते हैं और उससे बहुत लाभ लेते हैं। सो ये हमारे लिए भी एक फ्रूटफुल एक बात है, और ऐसे विषयों के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूँ, और कोलकाता से डॉक्टर शिवांगी दास जी और गुवाहाटी से डॉक्टर दर्शना देका जी, दोनों लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।